ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। ये क्रोमोसोम की क्या संरचना होती है और किस तरह से ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, कि क्रोमोसोम जो है वो आकार में बहुत बड़ा होता है, फिर भी छोटे से न्यूक्लियस में उसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है। हिस्टोन प्रोटीन के कारण हमने 4 तरह की मेजर हिस्टोन H1, H2, H3, H2A, H2B इसकी हमने बात की थी। 4 हिस्टोन जो होती है H2, H3, H2A, H2B, H3, H4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो 2 की कॉपी में मिलकर ऑक्टामर कोर पार्टिकल्स का निर्माण करती है, जिसके चारों ओर 142 बेस पेयर का डीएनए रैप्ड रहता है। और इस तरह से हमने कहा एक न्यूक्लियोसोम डीएनए की सबसे छोटी संरचना, क्रोमोसोम की सबसे छोटा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम बनता है। और उसी तरह से अगर वो 8 न्यूक्लियोसोम अगर अरेंज्ड होते हैं तो सोलेनॉइड मॉडल बनता है। 30 nm साइज़ का जो है नैनोमीटर साइज़ का एक मॉडल बनता है, जिसे सोलेनॉइड मॉडल कहा जाता है। आज की वीडियो में हम क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप और उस क्रोमोसोम की टाइप की बात करेंगे कि क्रोमोसोम किस शेप में अरेंज रहता है। कि हम सब लोग जानते हैं कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के दौरान मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम और एनाफेज और मेटाफेज 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेटाफेज में आप लोग सेल साइकिल मैंने पढ़ाया है, आप उसको पीछे पढ़िए, तभी आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। सेल बायोलॉजी को समझने के लिए सेल साइकिल का आना बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल क्या होता है, कौन सी फेज़ में रेप्लिकेशन होता है, कौन सी फेज़ में डीएनए बनता है, ये सब चीज़ें, और साथ में आपको माइटोसिस और मियोसिस को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग अच्छे से सेल साइकिल को पहले समझिए, उसको समझने के बाद आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन समझिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें हम क्रोमोसोम की आकृति और उसकी प्रकार के बारे में बात हम करेंगे। मैं कह रही थी कि क्रोमोसोम जो है जब मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में होते हैं तब वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा स्पष्ट क्रोमोसोम मेटाफेज अवस्था में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर एग्जाम में कि क्रोमोसोम स्पष्ट कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मेटाफेज अवस्था में। मेटाफेज में क्रोमोसोम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने पढ़ा है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट, यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बनती है। इस मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाते हैं। जब एनाफेज अवस्था में जाते हैं तो ये दोनों अवस्थाओं में सेपरेट होते हैं। दोनों पोल, एक वेजिटेटिव पोल होता है और एक एनिमल पोल होता है। दोनों पोल की तरफ क्रोमोसोम का क्या होगा, सेपरेशन होता है। जब क्रोमोसोम सेपरेशन होता है तो टेलोमियर जो हैं उस टेलोमियर में अलग अलग स्थान पर जुड़ने के कारण क्रोमोसोम की जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कि सेपरेट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रोमोसोम एक जैसे सेपरेशन हो, बिल्कुल भी नहीं। कुछ क्रोमोसोम में टेलोमियर सेंटर में स्थित होगा, कुछ में टिप पर स्थित होता है, कहीं में टेलोमियर आपको दिखेगा भी नहीं। तो जब क्रोमोसोम आगे एनाफेज अवस्था में जब सेपरेशन होता है तो टेलोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया है, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। और क्रोमोसोमल आर्म किस तरह की, उसकी लंबाई कितनी है, यानी कहने का मतलब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हम लोगों ने कैसे इसको डिवाइड किया, ये है आपका क्रोमोसोमल आर्म और ये है यहाँ पर जो ऐसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, इस तरह से। तो ये जो इसकी स्थिति है, ये इसकी स्थिति किस पोजीशन पर होगी सेंट्रोमियर की, उसके आधार पर हम लोगों ने क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एक छोर पर स्थित होता है, जिसमें एक भुजा बहुत छोटी होती है और एक बहुत लंबी, इस तरह से। ये तो सेंट्रोमियर है और यहाँ एक भुजा बहुत छोटी होगी और एक भुजा बहुत लंबी हो जाती है। ये स्थिति एक्रोसेंट्रिक स्थिति कहलाती है। एक्रोसेंट्रिक स्थिति में जो क्रोमोसोम होगा वो थोड़ा सा इस तरह से और थोड़ा इस तरह से होने के कारण ये जे आकृति का, जिस तरह से इंग्लिश में जे होता है उस तरह से ये दिखाई देता है। ऐसा जे शेप्ड, जे आकार का ये दिखाई देता है। टिड्डियों के दल एरिटियडी में ऐसे गुणसूत्रों को देखा गया। इस कारण इस क्रोमोसोम को
एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम नाम रखा गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसमें एक आर्म बहुत छोटी होती है और एक आर्म काफ़ी लंबी हो जाने के कारण इसमें क्रोमोसोम जो है वो जी आकृति का कब होगा, जब क्रोमोसोम मेटाफेज के बाद मेटाफेजिक प्लेट पर जब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं और मेटाफेज के बाद जब क्रोमोसोम एनाफेज अवस्था में सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन के दौरान सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी होती है, किस तरह से सेंट्रोमियर जाकर अटैच होता है, उस आधार पर इनकी अलग अलग आकृति हमें देखने को मिलती है। सभी एक्रोसेंट्रिक में सेट गुणसूत्र साइन एसिडिक वाला जो पार्ट होता है सेट गुणसूत्र का, वो इसमें हमने पहले ही देखा था कि टेलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं, जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र प्रेजेंट होता है उसके ऊपर की भाग में सेट क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के ऊपर की तरफ छोटा सा भाग होता है जहाँ सेट गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए यहाँ मौजूद होता है, ऐसे गुणसूत्रों को हम सेट गुणसूत्र कहते हैं। मानव में गुणसूत्र संख्या 13, 15, 21 और 22 सेट गुणसूत्र है। ध्यान में रखिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं। सेट क्रोमोसोम एक होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, मैंने आप लोगों को बताया था सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र NOR जो होगा वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र होता है जहाँ पर केंद्रिका का निर्माण होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से रीजन से थोड़ा सा ऊपर जो रीजन होता है उसमें सैटेलाइट यानी कि ऐसा डीएनए पाया जाता है जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस होती है, और वो डीएनए जो होता है रिपीटेड सीक्वेंस का वो एक स्पेसिफिक डीएनए होता है जो हर एक स्पीसीज में अलग अलग होगा। तो वो जो डीएनए है वो सेट क्रोमोसोम है। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में क्रोमोसोम नंबर 13, 15, 21 एंड 22 ऐसे गुणसूत्र हैं जो सेट गुणसूत्र या सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। टेलोसेंट्रिक नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर सेंट्रोमियर बिल्कुल एकदम टेलोसेंट्रिक होता है। यहाँ इस तरह से इस क्रोमोसोम को हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। टिप पर स्थित होता है, जो कि ये कैसे शेप्ड का होगा, आई आकार का ये पाया जाता है, इस तरह से आई शेप्ड। यहाँ पर एक भुजा बहुत लंबी होती है और दूसरी भुजा यहाँ पर अनुपस्थित होती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम बहुत दुर्लभ और कम जातियों में हमें देखने को मिलते हैं। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होगा कि एक आर्म थोड़ी सी लंबी और दूसरी आर्म उससे थोड़ी लंबी, अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी। यहाँ सेंट्रोमियर मौजूद है और एक आर्म ये, एक ये आर्म। तो यहाँ पर दो असमान भुजाएं होती है, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। इसको हम सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। ये एल आकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। मानव के गुणसूत्रों के अधिकांश गुणसूत्र सब मेटासेंट्रिक होते हैं। मेटासेंट्रिक यानी बिल्कुल मिड में वी शेप्ड ऐसे, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, मेटासेंट्रिक कहलाएगी, जब दोनों आर्म बराबर होती है, दोनों प्रकार के गुणसूत्र दोनों भुजाएं आकार में बराबर होती है। और ये आकार कैसा होगा, अंग्रेजी के वी अक्षर के जैसा होता है, वी शेप्ड। ये एक प्रिमिटिव प्रकार का गुणसूत्र माना जाता है जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। मानव तथा उभयचर यानी जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन में गुणसूत्र नंबर 1 और 3, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 3 मेटासेंट्रिक होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया है। टेलोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, टेलोसेंट्रिक का मतलब है बिल्कुल आई शेप्ड, ठीक है। और सब मेटासेंट्रिक में ये इस तरह से हमने बनाया है। ये थोड़ा सा अगर इस तरह से मुड़ा होगा तो ये ऐसे जे आकृति का होगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड का और मेटासेंट्रिक वी शेप्ड का पाया जाता है। तो ये तो अलग अलग आकृति के क्रोमोसोम हैं। जब क्रोमोसोम मेटाफेज अवस्था के बाद जब सेपरेशन में जाता है तो क्रोमोसोम जब मूवमेंट करता है तो टेलोमियर किस पोजीशन में उसके आकर जुड़ता है, उस आधार पर इस क्रोमोसोम के अलग अलग प्रकार के शेप हैं, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। अब हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम के प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑटोसोमल यानी कि सेक्स गुणसूत्रों के अलावा जो सेक्स करेक्टर को जो निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम हैं, उसके अलावा जितने भी गुणसूत्र होंगे उनको हम अलिंगी गुणसूत्र कहेंगे।
यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहेंगे। मानव में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, जिसमें 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 44 क्रोमोसोम जो होंगे वो कैसे होंगे, अलिंगी गुणसूत्र होंगे। वो सेक्स के अलावा जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको निर्धारित करते हैं, सेक्स कैरेक्टर को वो निर्धारित नहीं करते हैं। लिंग गुणसूत्र नाम से स्पष्ट है कि मनुष्य में टोटल 44 + 2 यानी कि 44 तो अलिंगी और 2 लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। उन गुणसूत्रों को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में ये XY और मादा में XX होते हैं। पौधों की अगर हम बात करें तो पौधों में भी एनिमल्स की तरह ही हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है मेल की, और होमोजाइगस कंडीशन होती है फीमेल की। अधिकतर पौधों में, अपवाद हर जगह हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब है दोनों अलग अलग, जैसे XY तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस का मतलब है दोनों सेम, जैसे XX तो ये होमोजाइगस कंडीशन होती है। एसेंसरी क्रोमोसोम यानी सहायक गुणसूत्र, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इनमें गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन में भाग नहीं लेते हैं। ये आनुवंशिकी रूप से निष्क्रिय गुणसूत्र हैं। इनकी खोज विल्सन नामक वैज्ञानिक ने की है। क्रोमोसोम के अगले टाइम में हम पढ़ने जा रहे हैं जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, जाइंट पेंडा जैसे हम इसे कहते हैं। जाइंट का मतलब होता है बड़ा, आकार में बड़ा। तो नॉर्मल क्रोमोसोम जो होगा, सामान्य जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र की तुलना में ये गुणसूत्र आकार में बहुत बड़े होते हैं। इस कारण इन्हें जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं। जाइंट क्रोमोसोम में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज करने का श्रेय बाल्बियानी को जाता है। इजी बाल्बियानी नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने डायप्टेरा कीटो की लार्वा ग्रंथि में इसकी खोज की है। ड्रोसोफिला की स्लावरी ग्लैंड में, ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला की लार्वा की स्लावरी ग्लैंड में इनकी खोज सबसे पहले किसने की है, बाल्बियानी ने इनकी खोज की है। इसको स्लावरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। स्लावरी ग्लैंड में इनकी खोज करने के कारण इसको स्लावरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। और खोज किसने की है, इजी बाल्बियानी ने। और पॉलीटीन गुणसूत्र कोलर द्वारा नाम दिया गया। इसका जो नाम है वो कोलर वैज्ञानिक ने दिया है। ये ध्यान में रखिएगा यहाँ आप लोग। पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज किसने की है, इजी बाल्बियानी ने। कीटो की लार्वा कोशिकाओं की स्लेवरी ग्लैंड में पाए जाने के कारण कीटो की जो है वो स्लेवरी ग्लैंड में पाए जाने के कारण इसको स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम का दूसरा क्या नाम है, स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। स्लाइवा जो होती है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। अब पॉलीटीन का क्या मतलब होता है, पॉलीटीन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम, पॉलीटीन का मतलब होगा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्रोमोसोम इस तरह से होता है, ठीक है, मेटाफेज अवस्था में। और एनाफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम सेपरेशन होकर दोनों पोल पे जाता है। जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है तो वो नंबर है वो सेम रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे स्लावरी ग्लैंड में ये क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं होता है और अगेन एंड अगेन इसमें रेप्लिकेशन होता है। इस तरह से बार बार इसमें रेप्लिकेशन होने से यहाँ मल्टीपल आर्म्स बन जाती है, जिसका अर्थ है पॉलीटीन, मल्टीपल आर्म्स का बनना। भाई सेपरेशन जब हुआ ही नहीं तो क्या होगा, अगेन एंड अगेन रेप्लिकेशन होगा। अगेन तो रेप्लिकेशन हो रहा है लेकिन ये सेपरेट नहीं होते हैं। सेपरेट नहीं होने के कारण यहाँ पर एक से अधिक आर्म का निर्माण हो जाता है। इस कारण इसको पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड बट डू नॉट सेपरेटेड। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोनीमा अधिक होते हैं। डीएनए की मात्रा इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें एक पफ रीजन होता है और एक नॉन पफ रीजन होता है। पफ रीजन होते हैं जो जिन्हें हम बाल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बने होते हैं। जो बाल्बियानी रिंग्स होती है, बाल्बियानी की सम्मान में इनको बाल्बियानी रिंग्स दिया गया है। इसमें जो डीएनए की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। गैर पफ क्षेत्र छोटे छोटे छल्ले होते हैं और इसमें बैंड और इंटरबैंड के बने होते हैं। ये क्रोमोसोम एंडोमाइटोसिस के कारण बनते हैं। एंडोमाइटोसिस का मतलब सेपरेशन नहीं होगा। ये कीटों की लार्वा
कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस को बढ़ाते हैं। लार्वा के बाद जब कीट प्यूपा अवस्था में जब जाते हैं, आपको मालूम है कीटों में जब कायांतरण होता है तो जैसे प्यूपा, कोकून ऐसी अवस्था बनती है, तो प्यूपा अवस्था में जाने के बाद ये क्रोमोसोम समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये देखें आप लोग, ये आर्म्स बनिए ना, आर्म्स नंबर 1, आर्म्स नंबर 2, आर्म नंबर 4, 3, तो ये किसके कारण बनी है? एप्लीकेशन तो हो रहा है लेकिन ये सेपरेशन नहीं हो रहा है। कई कई जगह ये क्रोमोसोम बहुत अधिक फूल जाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? बल्ब यानी पफ कहते हैं। इसमें डीएनए, प्रोटीन और आरएनए की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो ये आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम है। अगला हम पढ़ रहे हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प का मतलब है कि जिस तरह से हम लैम्प की सफाई करने के लिए जो ब्रश आता है ना, इस तरह से इस ब्रश की आकृति का होने के कारण इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहा गया है। इसका जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है, सबसे पहले इसको फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने देखा है। किसने देखा है? फ्लेमिंग्स ने इसको देखा है और रुकर्ट ने इसकी डिटेल स्टडी की है। रुकर्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की है। देखने का जो श्रेय वो फ्लेमिंग को है, सीन देखा, और लेकिन खोज करने का और इसकी विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय रुकर्ट वैज्ञानिक को जाता है। ये मुख्य रूप से शाक, उभयचर, सरीसृप पक्षियों की oocyte में अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज की जो oocyte, हम लोगों आपको मालूम होना चाहिए कि कई ऐसे जो oocyte नॉर्मली होता है, उस oocyte में मियोसिस फर्स्ट वो रुक जाता है और आगे मियोसिस सेकंड तब शुरू होता है जब पुबर्टी स्टेज आती है, जब वो आगे जनन के लिए जाती है मादा, तो उस अवस्था में उसमें आता है। तो डिप्लोटिन फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था है, उस अवस्था में ये क्रोमोसोम देखे गए हैं। खासकर जो शार्क है, एम्फीबियंस हैं, रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स की oocyte कोशिकाओं में इसको देखा गया है। ये जो अंडों में यॉक बनता है उसके संश्लेषण में ये मुख्य भाग लेते हैं। ये इसके अक्षय ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना, ब्रश लाइक ये यहाँ पर आप दिख रहे हैं। एक ये पूरा आपका एनलार्ज पार्ट है, ये एक पफ है, ये लूप्स होती हैं। बहुत अधिक क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होने के कारण लूप बन जाती है और ये ब्रश लाइक लूप्स जो होती है वो दिखाई देती है। इस कारण इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती है उसमें डीएनए से तुलना में आरएनए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस कारण इसको महागुणसूत्र या जाइंट क्रोमोसोम कहते हैं। इनका आकार सामान्य क्रोमोसोम की तुलना में काफ़ी अधिक होने के कारण इसको जाइंट क्रोमोसोम या महागुणसूत्र कहा गया है। तो ये क्रोमोसोम के कुछ अलग अलग प्रकार हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात की है। जो आपके कोर्स में थे उसकी हमने यहाँ बात की है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, खासकर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणसूत्र से रिलेटेड हम MCQ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ है वो कॉइन द टर्म क्रोमेटिन, ध्यान देना, टर्म क्रोमेटिन टू डिस्क्राइब द थोर लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। तो कौन है? W फ्लेमिंग। द हैप्लॉइड साइट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। जो हैप्लॉइड साइट होता है क्रोमोसोम का वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। द टर्म क्रोमोसोम कॉइन्ड बाय क्रोमोसोम टर्म्स किसने दिए? वॉल्टियर ने दिए है। द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है, और सबसे एडवांस है वो सोलेनॉइड है। तो ये न्यूक्लियोसोम है इसका आंसर। द साइज ऑफ क्रोमोसोम इज मेजर्ड ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। तो आप ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। आप दोनों को पहले आप क्रोमोसोम की संरचना और ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, देन आप टाइप ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।